नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आईपीएस मौत मामले में। दरअसल आईपीएस वाई पूरन सिंह की मौत हो गई थी, उसको लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल डीजीपी को हटा दिया गया है उनके पद से, साथ साथ इस मामले में जो दूसरे आईपीएस अधिकारी हैं एसपी रोहतक, उनको भी शंट कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मुझे लग रहा है कि चिराग जी अभी उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अभी उनको पद से रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वाई पूरन सिंह, उन्होंने जो कंप्लेंट की थी उसके आधार जी हमारे पास जो कंप्लेंट है, और देखिए उन्होंने कई लोगों का नाम लिखा था अपने सुसाइड नोट में, लेकिन बाकायदा जो उनकी वाइफ है उन्होंने सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। क्योंकि देखिए उन्होंने अपने आखिरी पन्ने में जो सुसाइड नोट था उसमें आखिरी पन्ने में पेज नंबर 8 पे उन्होंने मुख्य रीज़न बताया था सबसे एंडिंग में कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश करके एक फॉल्स केस दर्ज करवा रहे थे और वो मेरी इमेज को ख़राब करने वाला था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ और मैं इस दबाव में आकर ये काम कर रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। उनको पद से हटा दिया गया है, कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त होगा, देर शाम तक हो सकता है सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर आ जाए। तो क्या इस मामले में अब लीगल प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी? क्या इस मामले में मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मुकदमा दर्ज होना है, तीसरा स्टेप अरेस्टिंग होना है। डायरेक्ट मुकदमा तो दर्ज नहीं होगा, लेकिन अभी प्राइमरी स्टार्ट में इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि देखिए वो भी बड़े अधिकारी हैं और जिन धाराओं में मांग की गई है ये मुकदमा दर्ज करने के लिए, जो पहला है वो है बीएनएस का सेक्शन 108 जिसमें अमेंडमेंट टू सुसाइड और वो बोला जाता है, और एसटीएससी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। अगर ये दोनों जो है गंभीर मामले हैं और बहुत सीरियस केस है, अगर इसमें मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है, तो अरेस्टिंग होनी ही है। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस केस में हम लगातार 2-3 हमने वीडियोस बनाई है, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हैं, बिल्कुल, जिसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार के तमाम आरोप हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप समझिए, सबसे बेसिक चीज़ है कि कोई भी पूछेगा कि अभी जो डीजीपी है उनको क्यों हटाया गया, मतलब क्या सिर्फ ये कंप्लेंट काफ़ी थी या इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इसके पीछे 3-4 चीज़ें हैं। एक तरफ आईपीएस लॉबी में भी जो अधिकारी हैं आईपीएस, उनमें भी दो दड़ा बढ़ गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इतना सच्चा ऑफिसर था, ईमानदार ऑफिसर था, उसके साथ गलत हो रहा है और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। वहीं पॉलिटिकल सुगबुगाहट भी होनी शुरू हो गई है। बहुत सारे जो नेता हैं वो सामने आए हैं, बोल रहे हैं किसी दलित बच्चे के साथ गलत हुआ है और हम सब उसके साथ हैं। और अब यहाँ जो है ये अब तक मामला जो पूरा था वो प्रशासनिक था, मतलब एक अधिकारी की दूसरे अधिकारी के साथ नहीं बन रही थी, वो उसे परेशान कर रहा था, वो उसके साथ भेदभाव कर रहा था। अब ये मामला पॉलिटिकल हो चुका है, क्योंकि इसमें जातिवाद का नाम आ चुका है कि जातिवाद के कारण उस ऑफिसर ने जान दी। इसकी वजह से अब प्रेशर इतना ज़्यादा बन गया था कि इनको पद से हटाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन आपको दिखाना है कि आगे चल के आपने इंक्वायरी बिठाई, आपने जांच करवाई, जांच में जो रिपोर्ट आई वो लोगों के आपने सामने रखी। नहीं तो एक ऐसी इमेज बनेगी सरकार की कि इन्होंने इसलिए सिर्फ एक्शन नहीं लिया क्योंकि जो सामने वाले थे उनकी जाति अलग थी और जिसकी मौत हुई उसकी जाति अलग है। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये बड़ा मुद्दा बन गया, वहाँ हर कोई डिस्कस कर रहा है। थोड़ी देर पहले जो वहाँ के सीएम हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, वो पहुँचे थे, वो मिले भी हैं, पूरन जी की फैमिली से मिले हैं। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे। छुट्टी पर भेजने का मतलब क्या माना जाए? क्या मुकदमा दर्ज होगा या भी जांच होगी इस पूरे मामले की? पहले जांच होगी और जांच होने के बाद बाकायदा मुकदमा भी इसमें दर्ज होगा। क्योंकि देखिए जो अपने आप में सुसाइड नोट है, हाँ वो अपने आप में सबसे बड़ा एविडेंस है, क्योंकि कोर्ट भी ऐसा मानता है कि अगर कोई आदमी जा रहा है इस दुनिया को छोड़कर और अपनी जान ले रहा है और वो जो आखिरी शब्द उसके हैं वो उसका डेथ नोट जो है उसको हम सीरियसली लेते हैं और कोर्ट भी लेता है और उसके बिहाफ पे कंप्लेंट हो जाती है। अगर पुलिस कंप्लेंट ना भी दर्ज करे, अगर ये कोर्ट पहुंच जाए तो इस मामले में एफआईआर तो दर्ज करनी ही पड़ेगी पुलिस को, किसी भी हालत में, वो डीजीपी हो या कोई भी हो। फिर दूसरी चीज़ कि इनको छुट्टी का भेजने का कारण इसलिए था कि किसी चीज़ को प्रभावित ना करते, मतलब अभी अगर ये अपने पद पे हैं तो पद का दुरुपयोग करके किसी भी चीज़ को, किसी भी एविडेंस को टैम्पर करने की कोशिश ना करे, कुछ भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे ये इनके परिवार वाले या बाकी सब चीज़ इनसिक्योर फील करे। क्योंकि इन्होंने देखिए अपने कंप्लेंट में एक चीज़ लिखी है कि ये बहुत ही पावरफुल है। देखिए ये जस्टिस शुड बी नॉट मर्सली बी डन बट सीन टू बी डन इवन फॉर द फैमिलीज लाइक अवर्स शैटर्ड बाय द क्रुएलिटी ऑफ द पावरफुल। ये बता रहे कि इन पावरफुल लोगों की वजह से ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ ऐसा जस्टिस के नाम पे हमें कुछ ना मिले, तो इनके खिलाफ अगर आपको एक्शन लेना है तो इनके खिलाफ आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा और इनको पद से हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ है और सच बात है,
कोई भी अगर पद पे है इतना बड़ा आदमी और आप उसके खिलाफ जांच करो तो जांच कैसे आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। चिराग जी, आने वाले वक्त में अगर मान लीजिए चूंकि एफआईआर तो इस पूरे मामले में बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा, क्योंकि अगर एफआईआर होगा तो इसका मतलब ये है कि अभी तो छुट्टी पर भेजा गया है। अगर एफआईआर का मतलब है तो प्रथम दृष्टया अगर ये मान लिया गया पुलिस की तरफ से कि सबूत है, तो ऐसे में तो सस्पेंशन भी हो सकता है। हाँ, बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस का 90% चांसेस है कि इसमें सस्पेंशन भी होगा, 90% चांसेस है। और अगर 1% भी पाया गया कि वो जो शराब कारोबारी है जो सामने आया था, जिसने गवाही दी थी, जिसने बोला था पैसे की बातचीत, अगर हाँ कंप्लेंट की थी, अगर पता चल गया ज़रा भी 1% भी प्लांटेड है, तब तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा नहीं कि कोई शराब कारोबारी आके किसी पुलिस वाले की कंप्लेंट कर रहा है हरियाणा में। और इसमें जिस तरह से क्रोनोलॉजी देखी गई, 29 तारीख को इसमें उनका ट्रांसफ़र होता है, इसके बाद मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद वो इस घटना को अंजाम दे देते हैं। और अब इस मामले में डीजीपी को हटा दिया जाता है, यानी कि अपने आप में एक हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी दो फाड़ एक तरह से कहा जाए हो चुकी है, या ये कहा जाए कि वहाँ पर एक संकट क्रिएट हो गया। क्योंकि अगर इस तरह से वहाँ पर कई सारे आईपीएस सवालों के घेरे में हैं तो नेचुरली आने वाले वक्त में उनसे जांच होगी। हाँ, नहीं, उनसे पूछताछ हो सकती है, लेकिन जो केस में जो 2 लोगों का नाम पड़ेगा, जो पत्नी ने किसकी मांग की, पत्नी ने ये मांग नहीं की है कि हर किसी के खिलाफ एफआईआर हो। पत्नी ने बोला है बस 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो, एक डीजीपी के और एक एसपी रोहतक के। इन दोनों के खिलाफ ही उन्होंने एफआईआर की मांग की। देखिए ना, उन्होंने सब्जेक्ट में ही लिखा है शुरुआत में ही, तो उनको बाकी लोगों से ज़्यादा लेना देना नहीं है कि बाकी लोग क्या हैं, क्योंकि वो तो प्रशासनिक मुद्दे थे। हाँ, प्रशासनिक मुद्दे थे। इन्होंने जो मुख्य कारण बताया ना, मैंने आपको बता दिया ना, सुसाइड। हाँ, और पेज नंबर जो 8 है उसमें उन्होंने बाकायदा सबसे आखिरी पैरा में उन्होंने लिख दिया है कि ये दोनों मुझ पर झूठा मुकदमा करा रहे थे, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। और वही कारण बना, जो आदमी ईमानदार है, जिसने बहुत दिनों तक अपने साथ ईमानदारी का टैग लेकर चला, अगर उसके ऊपर कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, उसको कोई ऐसी चीज़ों में फंसाया जाएगा, तो वो तो टूट ही जाएगा, टूटना ही है। चलिए इस मामले में देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इससे पहले हमने कई सारी वीडियो इस पर बनाई है जिसमें आपको डिटेल में बताया कि क्या क्या आरोप इस मामले में लगाए गए हैं डीजीपी पर, एसपी पर और तमाम पुलिस अधिकारियों पर। कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स का नाम है नोट में, कई सारे आईएएस ऑफिसर्स का नाम है, टाइम टू टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने परेशान किया वाईपी पूरन कुमार को, और इसको लेकर उन्होंने बाकायदा समय समय पर कंप्लेंट्स की और कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, जिसमें उन्होंने उठाए किस तरह से पोस्टिंग में भेदभाव होता है, किस तरह से अलॉटमेंट में भेदभाव होता है, गाड़ियों में भेदभाव होता है, आवंटन में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत जो है भेदभाव उनके साथ किया जाता था। तमाम प्रताड़ना उन्होंने जो है वो एक तरह से अपनी कंप्लेंट में लिखी है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।